आप प्लेटो द रिपब्लिक सुन रहे हैं। किताब 5। किताब का नाम स्त्री, परिवार और दार्शनिक राजा। जैसा कि एक अच्छा और सही शहर या राज्य होता है, वैसे ही एक अच्छा और सही व्यक्ति भी उसी के समान होगा। यदि यह बात सही है, तो इसके विपरीत हर चीज गलत होगी। बुराई न केवल राज्य की व्यवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि व्यक्ति की आत्मा के ढांचे को भी बिगाड़ती है। और यह 4 रूपों में दिखाई देती है। वे 4 रूप क्या हैं? उन्होंने पूछा। मैं यह बताने जा रहा था कि ये 4 बुराइयां मेरे सामने कैसे एक दूसरे के बाद प्रकट हुईं। तभी पोलेमार्क्स, जो कुछ दूरी पर बैठे थे, अदयमंतुस के पीछे फुसफुसाने लगे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर अदयमंतुस का कंधा अपनी ओर खींचा, उनके करीब झुके और धीरे से कुछ कहा, जिसमें से मैं केवल इतना सुन पाया। क्या हम इसे यहीं छोड़ दें या क्या करें? बिल्कुल नहीं, अदयमंतुस ने जोर से कहा। कौन है वह? मैंने पूछा, जिसे आप काम से मुक्त करने से इनकार कर रहे हैं। आप, उन्होंने जवाब दिया। मैं? क्यों? मैंने दोहराया। क्योंकि, उन्होंने कहा, हमें लगता है कि आप आलस कर रहे हैं और हमें उस चर्चा से वंचित करना चाहते हैं जो इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने हल्के फुल्के अंदाज में यह कहा कि औरतों और बच्चों के मामले में मित्रों की हर चीज साझा होती है, जैसे कि यह बात सबके लिए स्पष्ट है। क्या मैं गलत था, अदयमंतुस? मैंने पूछा। नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन यह साझा करना क्या है, इसे समझाने की जरूरत है, क्योंकि साझेदारी कई तरह की हो सकती है। कृपया बताइए कि आपका मतलब किस तरह की साझेदारी से है। हम लंबे समय से यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि हमारे नागरिकों का पारिवारिक जीवन कैसा होगा। वे बच्चे कैसे पैदा करेंगे, उनका पालन पोषण कैसे होगा, और औरतों व बच्चों की साझेदारी का स्वरूप क्या होगा। हमारा मानना है कि इस विषयास का सही या गलत प्रबंधन राज्य के अच्छे या बुरे होने पर बड़ा प्रभाव डालता है। और चूंकि यह सवाल अभी अनसुलझा है और आप दूसरी बातों की ओर बढ़ रहे हैं, हमने फैसला किया कि हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इन सवालों का जवाब नहीं दे देते। ग्लॉकोन ने कहा, मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। थ्रासिमाक्स ने बिना ज्यादा हंगामा किए कहा, आप मान लें कि हम सब सहमत हैं। मैंने कहा, आप नहीं जानते कि मुझ पर यह सवाल उठाकर आप क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं इस चर्चा को पूरा कर चुका हूं और खुश था कि आपने मेरी बात मान ली। लेकिन अब आप मुझे फिर से शुरुआत करने को कह रहे हैं, और ये ऐसा विषय है जो छत्ते में हलचल मचाने जैसा है। मुझे डर है कि यह बात परेशानी खड़ी कर सकती है। थ्रासिमाक्स ने कहा, आपको क्या लगता है, हम यहाँ सोना खोजने आए हैं या तर्क वितर्क सुनने? हाँ, लेकिन तर्क वितर्क की भी एक सीमा होनी चाहिए, मैंने जवाब दिया। सुकरात, ग्लॉकोन ने कहा, ज्ञानी लोगों के लिए तो पूरा जीवन ही ऐसी चर्चाओं के लिए समर्पित होता है। आप हमारी चिंता न करें, अपने दिल से जवाब दें और बताइए कि हमारे अभिभावकों के बीच औरतों और बच्चों की साझेदारी कैसी होगी। जन्म और शिक्षा के बीच का समय, जो सबसे ज्यादा देखभाल मांगता है, उसका प्रबंध कैसे होगा। हमें यह सब बताएं। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा, यह जवाब देना आसान नहीं है। इस विषय पर पहले से कहीं ज्यादा संदेह पैदा हो सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं, उसकी उपयोगिता पर सवाल उठ सकते हैं और इसे लागू करना भी संदिग्ध लग सकता है। इसीलिए मैं इस विषय को छूने से हिचक रहा हूं। कहीं हमारी यह चाहत महज सपना न बन जाए। डरे नहीं, ग्लॉकोन ने जवाब दिया। आपके श्रोता न तो संदेहवादी हैं और न ही शत्रुतापूर्ण। मैंने कहा, मेरे अच्छे दोस्त, आप शायद मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा, लेकिन आप ठीक उल्टा कर रहे हैं। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि मैं जो कह रहा हूं वह सही है, लेकिन सत्य की घोषणा करना, खासकर उस सत्य की जो मनुष्य के लिए सबसे प्रिय और सम्मानजनक है, और वह भी उन लोगों के सामने जो इसे समझते और चाहते हैं, आसान नहीं है। जब आप खुद संदेह में हो, तब तर्क करना खतरनाक और फिसलन भरा है।
मैं इस बात से नहीं डरता कि मुझ पर हंसी उड़ेगी। यह डर तो बचकाना है। मेरा डर ये है कि मैं सत्य से भटक जाऊं और अपने दोस्तों को भी गलत रास्ते पर ले जाऊं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रतिकार की देवी नेमेसिस मेरे पास ना आए, क्योंकि मैं मानता हूं कि अनजाने में हत्या करना कम अपराध है बनिस्बत सुंदरता, अच्छाई या न्याय को गलत ठहराने के। यह जोखिम मैं दुश्मनों के बीच लेना पसंद करूंगा, न कि दोस्तों के बीच। इसलिए आप मुझे प्रोत्साहित करने के बजाय उल्टा कर रहे हैं। ग्लॉकॉन हंसते हुए बोले, ठीक है सुकरात, अगर आपके तर्क हमें कोई गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं तो हम आपको हत्या के आरोप से मुक्त कर देंगे और धोखेबाज नहीं मानेंगे। अब हिम्मत करें और बोलें। मैंने कहा, कानून कहता है कि जिसे दोष मुक्त कर दिया जाए वह अपराध से मुक्त है। यह नियम तर्क पर भी लागू होता है। तो फिर चिंता क्यों? उन्होंने पूछा। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मैं फिर से शुरुआत करता हूं और वही कहता हूं जो मैंने पहले उचित समझा था। पुरुषों की बात हो चुकी है, अब औरतों का पक्ष लेने का समय है। मैं अब उत्साह से बोलने को तैयार हूं, खासकर क्योंकि आपने मुझे आमंत्रित किया है। मेरे विचार में हमारे नागरिकों के जन्म और शिक्षा के बीच सही निष्कर्ष तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है। औरतों और बच्चों की व्यवस्था उसी दिशा में होनी चाहिए जैसा हमने शुरू में कहा था कि पुरुषों को अभिभावक और रखवाले कुत्ते की तरह होना चाहिए। सही बात, उन्होंने कहा। तो आइए हम कल्पना करें कि औरतों की जन्म और शिक्षा की व्यवस्था भी पुरुषों जैसी या लगभग वैसी ही हो। फिर देखें कि क्या परिणाम हमारे अनुकूल हैं। आपका मतलब क्या है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, क्या मेरा सवाल इस तरह समझा जा सकता है? क्या कुत्तों को नर और मादा में बांटा जाता है या दोनों शिकार करने, रखवाली करने और कुत्तों के अन्य कर्तव्यों में बराबर हिस्सा लेते हैं? क्या हम नर कुत्तों पर पूरी तरह भरोसा करते हैं कि वे परिवार की रक्षा अच्छे से करेंगे, जबकि मादा कुत्तों को घर पर रहने देंगे, ये सोचकर कि बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना उनके लिए काफी मेहनत का काम है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, दोनों बराबर जिम्मेदारी निभाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नर अधिक ताकतवर होता है और मादा कम। लेकिन क्या हम अलग-अलग जानवरों को एक ही काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनकी परवरिश और शिक्षा एक जैसी ना हो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर औरतों को भी पुरुषों जैसे ही कर्तव्य निभाने हैं, तो क्या उनकी शिक्षा और परवरिश भी एक जैसी नहीं होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। पुरुषों के लिए हमने संगीत और व्यायाम की शिक्षा तय की थी, है ना? हाँ, तो औरतों को भी संगीत, व्यायाम और युद्ध की कला की शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें पुरुषों की तरह इनका अभ्यास करना चाहिए। यह तर्क से निकला निष्कर्ष है, मैंने कहा। मुझे उम्मीद है, मैंने आगे कहा, कि हमारे ये सुझाव अगर लागू किए गए तो कुछ लोगों को अजीब या हास्यास्पद लग सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने कहा। हाँ, और सबसे हास्यास्पद होगा औरतों का पुरुषों के साथ अखाड़े में नग्न होकर व्यायाम करना, खासकर जब वे युवा न रहें। यह दृश्य खूबसूरत तो नहीं होगा, खासकर जब बूढ़े लोग जिनके चेहरों पर झुर्रियां पड़ चुकी हों अखाड़े में अभ्यास करते दिखें। हाँ, वाकई, उन्होंने कहा। आज की सोच के हिसाब से यह सुझाव हास्यास्पद ही लगेगा। लेकिन, मैंने कहा, चूंकि हम इस चर्चा में उतर चुके हैं, हमें उस हंसी से नहीं डरना चाहिए जो ऐसे नए विचारों पर उभरेगी। लोग औरतों के संगीत और व्यायाम सीखने पर या उन्हें कवच पहने और घुड़सवारी करते देखकर हंस सकते हैं। बिल्कुल सही, उन्होंने जवाब दिया। फिर भी अब जब हमने शुरुआत कर दी है, तो हमें कानून के कठिन रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। साथ ही उन भद्र लोगों से गुजारिश करनी होगी कि वे एक बार गंभीर हो जाएं। ज्यादा समय नहीं हुआ जब यूनानी ये मानते थे, जैसा कि आज भी कुछ जंगली कबीले मानते हैं,
कि नग्न व्यक्ति को देखना हास्यास्पद और अनुचित है। जब क्रेते और फिर स्पार्टा के लोग इस प्रथा को अपनाने लगे, तब भी ऐसे बदलावों पर हंसी उड़ाई गई थी। कोई शक नहीं, उन्होंने कहा। लेकिन जब अनुभव ने दिखाया कि जो चीजें खुली थीं, वे छिपी हुई चीजों से बेहतर थीं और बेहतर तर्क ने हंसी को खत्म कर दिया, तब लोग मूर्ख महसूस करने लगे। वे समझ गए कि जो चीजें केवल बाहरी नजर से गलत लगती हैं, वे मूर्खता या बुराई हो सकती हैं। सुंदरता को परखने का सही मानक केवल अच्छाई है। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। तो पहले हमें यह तय करना होगा कि क्या हमारा सुझाव हंसी का पात्र है या गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि क्या औरतों की प्रकृति पुरुषों के सभी काम करने में पूरी तरह सक्षम है, या कुछ में, या बिल्कुल नहीं। खासकर युद्ध की कला में क्या वे हिस्सा ले सकती हैं? यह सवाल की जड़ तक जाने का सही तरीका है और शायद हमें सही निष्कर्ष तक ले जाएगा। यह बहुत अच्छा तरीका है, उन्होंने कहा। क्या हम पहले विपक्षी दृष्टिकोण लें और खुद से ही तर्क करें, ताकि विरोधी पक्ष कमजोर न पड़े? क्यों नहीं, उन्होंने कहा। तो चलिए हम अपने विरोधियों की तरह बोलते हैं। वे कहेंगे, सुकरात और ग्लॉकोन, कोई आपको दोष नहीं दे सकता। आपने खुद राज्य की स्थापना के शुरुआती सिद्धांत में माना था कि हर किसी को अपनी प्रकृति के अनुसार काम करना चाहिए। हमने ऐसा माना था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और क्या पुरुष और औरत की प्रकृति बहुत अलग नहीं है? हम जवाब देंगे, हाँ, निश्चित रूप से। तो क्या औरतों और पुरुषों को अलग-अलग काम नहीं करने चाहिए, जो उनकी प्रकृति के अनुकूल हों? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है, तो क्या आप विरोधाभास में नहीं फंस रहे, ये कहकर कि पुरुष और औरत, जो पूरी तरह अलग प्रकृति के हैं, एक ही काम करें? इसका जवाब क्या देंगे, मेरे प्यारे दोस्त? मैंने पूछा। यह सवाल तुरंत जवाब देना आसान नहीं है, ग्लॉकोन ने कहा। मैं चाहूंगा कि आप ही इस मामले को हमारे पक्ष में रखें। मैंने कहा, यह एक बड़ी आपत्ति है, ग्लॉकोन, और ऐसी कई और आपत्तियां हैं जिन्हें मैं पहले से देख रहा था। यही वजह है कि मैं औरतों और बच्चों की साझेदारी और उनकी प्रकृति के नियमों को छूने से हिचक रहा था। देवताओं के राजा ज्यूस की सौगंध, उन्होंने कहा। ये चक कि यह कोई छोटी समस्या नहीं है। सच है, मैंने कहा। लेकिन चाहे छोटा तालाब हो या गहरा समुद्र, तैरना तो उसी तरह पड़ता है। बिल्कुल, उन्होंने कहा। तो अगर हम तट तक नहीं पहुंचने की कोशिश करें, तो शायद कोई समुद्री जीव या चमत्कार हमें बचा ले। मुझे ऐसा ही लगता है, उन्होंने कहा। तो चलिए देखते हैं कि कोई रास्ता निकल सकता है। हम मानते हैं, है ना, कि अलग-अलग प्रकृति अलग-अलग कामों की ओर ले जाती है और पुरुष व औरत की प्रकृति अलग है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अलग प्रकृति वाले लोग एक ही काम कर सकते हैं। यही विरोधाभास हमें बताया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, उन्होंने कहा। वाकई ग्लॉकोन, मैंने कहा, विरोधाभास की कला बड़ी जबरदस्त है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कई बार लोग अनजाने में विरोधाभास में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे तर्क कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सिर्फ बहस कर रहे होते हैं। वे यह नहीं देखते कि वे जिस चीज को जानते हैं, उसे सही से परिभाषित या अलग नहीं कर रहे। इस तरह वे सिर्फ शब्दों की लड़ाई में उलझ जाते हैं, न कि सच्ची चर्चा में। हाँ, कई बार ऐसा होता है, उन्होंने कहा। लेकिन क्या यह हमारे तर्क के साथ हो रहा है? बिल्कुल, मैंने कहा। हमें अनजाने में शब्दों की बहस में फंसने का खतरा है। हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अलग प्रकृति का मतलब अलग काम है, लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि प्रकृति की समानता या अंतर का मतलब क्या है।
हमने यह भी नहीं देखा कि हम इन अंतरों को क्यों अलग कर रहे हैं। जब हम अलग प्रकृति के लिए अलग काम और एक जैसी प्रकृति के लिए एक जैसा काम तय करते हैं। सचमुच हमने इस पर विचार नहीं किया, उन्होंने कहा। मैंने कहा, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई हमसे पूछे कि गंजे और बालों वाले लोगों की प्रकृति में क्या फर्क है। अगर हम मान लें कि गंजे लोग व्यापारी हैं, तो क्या हम बालों वाले लोगों को व्यापारी बनने से रोक देंगे या इसके उलट? यह तो मजाक होगा, उन्होंने कहा। हाँ, मजाक ही होगा, मैंने कहा। और क्यों? क्योंकि जब हमने राज्य बनाया था, तब हमने यही नहीं माना था कि प्रकृति का हर अंतर हर काम पर लागू होगा। हमने केवल उन अंतरों की बात की थी जो उस खास काम को प्रभावित करते हैं जिसमें कोई व्यक्ति लगा हो। उदाहरण के लिए हमने कहा कि एक चिकित्सक और एक दिमागी चिकित्सक की प्रकृति एक जैसी होती है। सही बात, उन्होंने कहा। जबकि एक चिकित्सक और एक बढ़ई की प्रकृति अलग होती है। बिल्कुल। तो अगर, मैंने कहा, पुरुष और औरत की प्रकृति किसी खास कला या काम के लिए अलग दिखती है, तो हम कहेंगे कि वह काम किसी एक को सौंपा जाना चाहिए। लेकिन अगर अंतर सिर्फ इस बात में है कि औरतें बच्चे पैदा करती हैं और पुरुष जनक बनते हैं, तो क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि शिक्षा के मामले में औरत पुरुष से अलग नहीं है? क्या हमें यह नहीं मानना चाहिए कि हमारे अभिभावकों और उनकी पत्नियों का उद्देश्य एक ही है? बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। तो क्या हम अपने विरोधियों से पूछें कि नागरिक जीवन के किसी काम या कला के संदर्भ में औरत की प्रकृति पुरुष से कैसे अलग है? यह बहुत उचित सवाल है, उन्होंने कहा। और शायद वे आपके जैसे ही कहेंगे कि इसका जवाब तुरंत देना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, निश्चित रूप से। तो मान लीजिए हम उन्हें तर्क में शामिल होने का न्योता दें और यह दिखाने की कोशिश करें कि औरतों की प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें राज्य के प्रशासन में हिस्सा लेने से रोके। हर तरह से, उन्होंने कहा। चलिए, हम उनसे कहते हैं, आइए एक सवाल पूछते हैं। जब आप प्रकृति की बात करते हैं, जिसमें कोई गुण हो या ना हो, तो क्या आपका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कुछ आसानी से सीख लेता है, जबकि दूसरों को वही चीज़ सीखने में मेहनत करनी पड़ती है? एक व्यक्ति थोड़ी सीख से बड़ी सफलता पा लेता है, जबकि दूसरा बहुत अभ्यास के बाद भी नहीं सीख पाता और भूल जाता है। क्या यह नहीं कि एक का शरीर उसके दिमाग का अच्छा साथी है, जबकि दूसरे का शरीर उसके लिए रुकावट बनता है? क्या यही अंतर नहीं है जो किसी को स्वाभाविक रूप से गुणी बनाते हैं और किसी को नहीं? कोई इसका खंडन नहीं करेगा, उन्होंने कहा। और क्या कोई ऐसा काम बता सकता है जिसमें पुरुष की ये सारी खूबियां औरत से बेहतर हों? क्या मैं समय बर्बाद करूं बुनाई, खाना पकाने या दूसरी चीज़ों की बात करके, जिनमें औरतें बेहतर मानी जाती हैं और जिनमें पुरुषों से तुलना में उनकी हंसी उड़ाना सबसे बेतुका होगा? आप बिल्कुल सही हैं, उन्होंने जवाब दिया। सामान्य रूप से औरतें पुरुषों से कमज़ोर हो सकती हैं, लेकिन कई औरतें कई पुरुषों से कई चीज़ों में बेहतर होती हैं। फिर भी कुल मिलाकर आपकी बात सही है। तो मेरे दोस्त, मैंने कहा, राज्य के प्रशासन में कोई ऐसा खास काम नहीं है जो सिर्फ औरत होने के कारण औरतों के लिए हो या सिर्फ पुरुष होने के कारण पुरुषों के लिए। प्रकृति के गुण दोनों में बराबर बटे हैं। पुरुषों के सारे काम औरतें भी कर सकती हैं, हालांकि औरतें हर काम में पुरुषों से कमजोर हो सकती हैं। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। तो क्या हम सारे काम पुरुषों और औरतों दोनों पर लागू नहीं कर सकते, बिना किसी भेद के? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। एक औरत में सेवा करने का गुण हो सकता है, दूसरी में नहीं। एक औरत संगीत में माहिर हो सकती है, दूसरी में संगीत का कोई गुण नहीं। सही बात। किसी औरत को व्यायाम या सैन्य प्रशिक्षण पसंद हो सकता है,
जबकि दूसरी को युद्ध या व्यायाम से डर लगता है। निश्चित रूप से, कोई औरत दार्शनिक हो सकती है, तो कोई दर्शन से नफरत करती हो, कोई उत्साही हो सकती है, तो कोई बिल्कुल उदासीन। यह भी सच है। तो कुछ पुरुषों में अभिभावक बनने की प्रवृत्ति होती है और कुछ में नहीं। क्या हम अभिभावकों का चयन ऐसी ही खूबियों के आधार पर नहीं करते? हाँ, बिल्कुल। पुरुषों और औरतों में अभिभावक बनने की एक जैसी खूबियां होती है। फर्क सिर्फ उनकी ताकत या कमजोरी का है। स्पष्ट है। तो जिन औरतों में ये खूबियां हैं, उन्हें उन पुरुषों के साथ चुना जाना चाहिए जो समान गुण और चरित्र रखते हों, ताकि वे उनके सहयोगी बन सकें। बिल्कुल सही। और क्या एक जैसी प्रकृति वालों को एक जैसे काम नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो जैसा हम पहले कह रहे थे, अभिभावकों की पत्नियों के लिए संगीत और व्यायाम सीखना कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। हम इस निष्कर्ष पर फिर से पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से नहीं। तो हमारा ये नियम प्रकृति के अनुकूल है, इसलिए यह असंभव या सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, बल्कि जो रिवाज आज प्रचलित है, वे वास्तव में प्रकृति के खिलाफ हैं। यह सच लगता है। हमें दो बातें देखनी थीं। पहला, क्या हमारा सुझाव संभव है? और दूसरा, क्या यह सबसे ज्यादा फायदेमंद है? हाँ, संभावना तो हमने मान ली। हाँ, अब हमें यह साबित करना है कि यह सबसे ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। क्या आप मानेंगे कि वही शिक्षा जो पुरुष को अच्छा अभिभावक बनाती है, वही औरत को भी अच्छा अभिभावक बनाएगी, क्योंकि उनकी मूल प्रकृति एक जैसी है? हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या क्या आप कहेंगे कि सभी पुरुष एक जैसे हैं या कुछ पुरुष दूसरों से बेहतर हैं? कुछ बेहतर हैं। और क्या हमारा मकसद यह चाहता है, यह नहीं था कि अभिभावक सबसे बेहतर लोग हों जो आदर्श तरीके से प्रशिक्षित हों, न कि जुलाहे जो सिर्फ कपड़ा बुनने की शिक्षा लेते हों? यह सवाल ही हास्यास्पद है। आपने जवाब दे दिया, मैंने कहा। तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि हमारे अभिभावक सभी नागरिकों में सबसे बेहतर हों? हाँ, कहीं ज्यादा बेहतर। और क्या उनकी पत्नियां भी सबसे बेहतर औरतें नहीं होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। और क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है कि राज्य के पुरुष और औरतें जितना हो सके उतने अच्छे हों? इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और क्या संगीत व व्यायाम की शिक्षा, जैसा हमने बताया, इस मकसद को पूरा करेगी? निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। तो हमने न केवल यह व्यवस्था संभव बनाई है। बिल्कुल सही, उन्होंने जवाब दिया। तो चलिए, हमारे अभिभावकों की पत्नियों को बिना कपड़ों के व्यायाम करने दिया जाए, क्योंकि उनकी नैतिकता ही उनका असली वस्त्र है। उन्हें युद्ध में और देश की रक्षा में हिस्सा लेने दें। बस काम के बंटवारे में हल्के काम औरतों को दिए जाए, क्योंकि उनकी प्रकृति कमजोर होती है। बाकी हर मामले में उनके कर्तव्य पुरुषों जैसे ही होंगे। और जो लोग नग्न औरतों को व्यायाम करते देख हंसेंगे, ऐसे मूर्ख लोग, मैंने कहा, नासमझ हैं। जो उपयोगी है वही सम्मानजनक है, और जो हानिकारक है वही तुच्छ। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। तो औरतों के बारे में हमारा यह कानून अब एक बड़ी मुश्किल से बच निकला है। हमने यह साबित कर दिया कि अभिभावकों के दोनों लिंगों के लिए एक जैसा काम संभव और उपयोगी है। यह तर्क अपने आप में इसकी गवाही देता है। हाँ, यह एक बड़ी लहर थी जिससे आपने छुटकारा पाया, उन्होंने कहा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन एक और बड़ी लहर अब भी आ रही है।
इसे हल्के में न लें। आगे बढ़ें, हम देखते हैं, उन्होंने कहा। मैंने कहा, इसके बाद का कानून और जो कुछ हमने अब तक कहा, उसका नतीजा ये है कि हमारे अभिभावकों की पत्नियां और बच्चे साझा होंगे। कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को नहीं पहचान पाएगा और न ही बच्चे अपने माता-पिता को जान पाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा, या उससे भी बड़ी लहर होगी। इस कानून की संभावना और उपयोगिता दोनों पर सवाल उठेंगे। मुझे नहीं लगता, मैंने कहा, कि पत्नियों और बच्चों के साझा होने की उपयोगिता पर कोई विवाद होगा, लेकिन इसकी संभावना पर ज़रूर बहस हो सकती है। मेरा मतलब है कि दोनों सवालों को एक साथ जोड़ दिया जाए, उन्होंने कहा। नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरा मतलब है कि आप उपयोगिता को तो मान लें, फिर मुझे सिर्फ संभावना का जवाब देना होगा। लेकिन कोशिश तो दिखती है, उन्होंने कहा, इसलिए दोनों का जवाब दें। ठीक है, मैंने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समर्थन चाहिए। मुझे सपने देखने दें, जैसे दिन में सपने देखने वाले अकेले में खुश होते हैं। वे ये नहीं सोचते कि उनके सपने कैसे सच होंगे। वे बस मान लेते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और वे अपनी योजना को बयान करने में खुश होते हैं। मैं भी अब ऐसा ही करना चाहता हूँ। संभावना को अभी छोड़कर मैं यह बताना चाहता हूँ कि शासक इन व्यवस्थाओं को कैसे लागू करेंगे और यह कैसे हमारे राज्य और अभिभावकों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। सबसे पहले, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, मैं आपकी मदद से इस व्यवस्था के फायदों पर विचार करूंगा और बाद में संभावना पर। मुझे कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने कहा। आगे बढ़ें, मैंने कहा। मुझे लगता है कि अगर हमारे शासक और उनके सहायक अपने पद के लायक हैं, तो कुछ में कानून का पालन करने की इच्छा होगी और कुछ में आदेश देने की क्षमता होगी। अभिभावक खुद कानून का पालन करेंगे और उस भावना का अनुसरण करेंगे जो उन्हें सौंपा गया है। ये सही है, उन्होंने कहा। आप जो उनके विधायक हैं, पुरुषों का चयन करते हैं और अब औरतों का भी चयन करेंगे। जहां तक संभव हो, उनके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। वे एक ही घर में रहेंगे, एक साथ खाना खाएंगे और किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी। वे साथ रहेंगे, बड़े होंगे और व्यायाम में एक साथ हिस्सा लेंगे। इस तरह उनकी प्रकृति की वजह से वे एक दूसरे के प्रति यौन आकर्षण महसूस करेंगे। अनिवार्यता शब्द ज्यादा कठोर नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, उन्होंने कहा, यह ज्यामितीय अनिवार्यता नहीं, बल्कि वह अनिवार्यता है जो प्रेमी समझते हैं। यह काफी निश्चित और छिपी हुई नहीं है। सच है, मैंने कहा, और यह बाकी चीजों की तरह पुराने तौर तरीकों के साथ चलेगा। हमारे सुखी शहर में कामुकता का खुला प्रदर्शन अनैतिक और अपवित्र माना जाएगा, जिसे शासक रोकेंगे। हाँ, उन्होंने कहा, इसे अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अगली बात यह होगी कि वैवाहिक जीवन को पवित्र और उच्च कोटि का बनाया जाए। जो सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, उसे पवित्र माना जाए। बिल्कुल। और वैवाहिक जीवन को सबसे ज्यादा फायदेमंद कैसे बनाया जाए? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने आपके घर में शिकारी कुत्ते और कुलीन पक्षी देखे हैं। बताइए, क्या आपने कभी उनके जोड़े बनाने और प्रजनन में हिस्सा लिया है? किस संदर्भ में? पहले तो, भले ही सभी अच्छे हों, क्या कुछ दूसरों से बेहतर नहीं होते? हाँ, सही है। और क्या आप उन्हें जैसे-तैसे प्रजनन कराते हैं या सिर्फ सबसे अच्छे का चयन करते हैं? सिर्फ सबसे अच्छे का। और क्या आप सबसे बूढ़े या सबसे जवान चुनते हैं या सिर्फ सही उम्र वालों को? सिर्फ सही उम्र वालों को। और अगर प्रजनन पर ध्यान न दिया जाए, तो आपके कुत्ते और पक्षी बिगड़ जाएंगे। निश्चित रूप से। और यही बात घोड़ों और अन्य जानवरों पर लागू होती है। बिल्कुल। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा,
अगर यही सिद्धांत मानव प्रजाति पर लागू हो, तो हमारे शासकों को कितनी बड़ी कुशलता चाहिए होगी। निश्चित रूप से यही सिद्धांत लागू होता है, लेकिन इसमें इतनी कुशलता क्यों? क्योंकि मैंने कहा, हमारे शासकों को चिकित्सकों की तरह दवा का इस्तेमाल करना होगा। जब मरीज को सिर्फ देखभाल की जरूरत हो, तो औसत चिकित्सक भी ठीक है, लेकिन जब दवा देनी हो, तो चिकित्सक को कुशल होना चाहिए। यह सही है, उन्होंने कहा। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है, मैंने जवाब दिया, हमारे शासकों को अपनी प्रजा के हित में बहुत सारे झूठ और भ्रम का सहारा लेना होगा। हमने कहा था कि ये चीजें दवा की तरह फायदेमंद हो सकती हैं। और हम सही थे, उन्होंने कहा। ये खासकर शादी और प्रजनन की व्यवस्था में जरूरी होगा। कैसे? हमने पहले कहा था कि सबसे अच्छे लोगों को सबसे अच्छे के साथ बार बार जोड़ा जाना चाहिए, और कमतर लोगों को कमतर के साथ कभी कभार। अच्छे लोगों की संतानों का पालन पोषण करना होगा, लेकिन कमतर लोगों की नहीं। अगर अभिभावकों का समूह बेहतर रखना है, यह प्रक्रिया गुप्त होगी, जिसे सिर्फ शासक जानेंगे, वरना अभिभावकों में बगावत का खतरा हो सकता है। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम कुछ उत्सव आयोजित करें, जिनमें दुल्हन और दूल्हों को एक साथ लाया जाए, बलिदान किए जाए और हमारे कवियों द्वारा रचे गए शादी के गीत गाए जाए? शादियों की संख्या शासकों के विवेक पर छोड़ी जाएगी, ताकि जनसंख्या संतुलित रहे। युद्ध, बीमारी और ऐसी अन्य चीजों को ध्यान में रखकर राज्य को बहुत बड़ा या बहुत छोटा होने से बचाया जाए। निश्चित रूप से, उन्होंने जवाब दिया। हमें कुछ चतुर तरीका ढूंढना होगा, जैसे लॉटरी, ताकि कमतर लोग हर बार अपने साथी को चुन सकें और शासकों को नहीं, बल्कि अपने भाग्य को दोष दें। बिल्कुल, उन्होंने कहा। और हमारे बहादुर और बेहतर युवाओं को अन्य सम्मानों और पुरस्कारों के अलावा औरतों के साथ अधिक अवसर मिलने चाहिए। उनकी बहादुरी के कारण ऐसे पिताओं के जितने संभव हो, उतने बच्चे होने चाहिए। सही बात, उन्होंने कहा। उचित अधिकारी, चाहे पुरुष हों या औरतें या दोनों, क्योंकि यह पद दोनों संभाल सकते हैं, अच्छे माता पिता की संतानों को संभालेंगे और उनका पालन पोषण अलग विभाग में करेंगे। लेकिन कमतर या विकृत संतानों को किसी गुप्त अज्ञात जगह ले जाया जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा, यह जरूरी है, ताकि अभिभावकों का वंश शुद्ध रहे। उनके पालन पोषण की व्यवस्था होगी। माताओं को जब उनका दूध भरा हो, बच्चों के पास लाया जाएगा, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई माता अपने बच्चे को न पहचान सके। अगर और जरूरत पड़े, तो अन्य दूध पिलाने वाली परिचारिकाओं की व्यवस्था होगी। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे ज्यादा समय तक दूध न पिए। माताओं को रात जागने या अन्य परेशानियों से बचाया जाएगा, और ये जिम्मेदारियां परिचारिकाओं को सौंप दी जाएंगी। आप सोचते हैं कि अभिभावकों की पत्नियों को बच्चों के साथ अच्छा समय मिलेगा? क्यों नहीं, मैंने कहा। और यही वे चाहती हैं। अब आगे बढ़ें। हम कह रहे थे कि माता पिता जीवन के सबसे अच्छे समय में हों। हाँ, सही है। और जीवन का सबसे अच्छा समय कौन सा है? क्या इसे परिभाषित नहीं करना चाहिए? औरत के लिए लगभग 20 साल और पुरुष के लिए 30 साल। कौन से साल शामिल होंगे? मैंने कहा, एक औरत 20 साल की उम्र से राज्य के लिए बच्चे पैदा करना शुरू करती है और 40 साल तक जारी रखती है। पुरुष 25 साल की उम्र से, जब वह जीवन की सबसे ऊर्जावान अवस्था में होता है, बच्चे पैदा करता है और 55 साल तक ऐसा करता है। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा, ये साल पुरुष और औरत की शारीरिक और बौद्धिक शक्ति के शीर्ष पर होते हैं। जो भी इन तयशुदा उम्र से कम या ज्यादा उम्र में वैवाहिक संबंध बनाए, उसे अपवित्र और गलत माना जाएगा। उनकी संतान अगर जीवित रही,
तो उसे उन प्रार्थनाओं और समारोहों से दूर रखा जाएगा जो शहर करता है। नई पीढ़ी अपने अच्छे और उपयोगी माता-पिता से बेहतर और उपयोगी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी संतान अंधेरे और अनुचित कामुकता की उपज होगी। बिल्कुल सही, उन्होंने जवाब दिया। यह नियम उन पर भी लागू होगा जो तय उम्र में बिना शासक की अनुमति के किसी औरत से संबंध बनाते हैं। हम कहेंगे कि वे अवैध और गैर मान्यता प्राप्त संतान पैदा कर रहे हैं। सही बात, उन्होंने कहा। यह नियम सिर्फ तय उम्र वालों पर लागू होगा। इसके बाद हम उन्हें कुछ छूट देंगे, सिवाय इसके कि वे अपनी बेटी, पोती, माँ या दादी से शादी नहीं कर सकते। औरतों को भी अपने बेटे, पिता, पोते या दादा से संबंध बनाने से रोका जाएगा। सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भ्रूण अस्तित्व में ना आए। अगर कोई जबरदस्ती जन्म देता है, तो माता-पिता को समझना होगा कि ऐसी संतान का पालन-पोषण नियमों के मुताबिक नहीं होगा। यह भी उचित प्रस्ताव है, उन्होंने कहा। लेकिन वे कैसे जानेंगे कि कौन पिता और बेटी है? वे नहीं जानेंगे। व्यवस्था यह होगी, शादी की दावत के बाद दूल्हा जो शादी करता है, 7वें और 10वें महीने बाद पैदा होने वाले पुरुष बच्चों को अपना बेटा और महिला बच्चों को अपनी बेटी मानेगा। वे अपने बच्चों को पोता या पोती कहेंगे और वे उन्हें दादा या दादी कहेंगे। जो भी उनके माता-पिता के साथ आने के बाद पैदा होते हैं, उन्हें भाई या बहन माना जाएगा और उन्हें आपस में शादी करने से रोका जाएगा। फिर भी भाई-बहन के बीच शादी पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं होगा, अगर कोई खास स्थिति इसका समर्थन करती हो और पैथियन देवता की अनुमति मिले। बिल्कुल सही, उन्होंने जवाब दिया। ग्लॉकॉन, यही वह योजना है जिसके तहत हमारे राज्य के अभिभावकों की पत्नियां और परिवार साझा होंगे। क्या आप नहीं मानते कि यह व्यवस्था दूसरी किसी भी व्यवस्था से बेहतर है? हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कहा। तो क्या हम यह जानने की कोशिश करें कि विधायिका का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? कानून बनाते और राज्य का प्रबंधन करते समय सबसे अच्छा क्या है और सबसे बुरा क्या? फिर हम देखें कि हमारी यह व्यवस्था अच्छे की श्रेणी में आती है या बुरे की? हर तरह से, उन्होंने जवाब दिया। क्या असहमति, लालच या दूसरों से लगाव वहां बड़ी बुराई है, जहां एकता मौजूद हो? या एकता से बढ़कर कुछ और अच्छा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा। और एकता वहां होगी जहां समुदाय में सभी नागरिक एक ही मौके पर खुशी या दुख महसूस करेंगे। कोई शक नहीं, उन्होंने कहा। हाँ, और जहां निजी चेतना होगी, न कि साझा, वहां राज्य में अव्यवस्था होगी। जब आधा शहर जीत की खुशी मना रहा हो और बाकी आधा दुख में डूबा हो, तो क्या यह एक ही स्थिति में एकजुटता नहीं तोड़ देगी? बिल्कुल, उन्होंने कहा। ऐसे मतभेद आम तौर पर मेरा और मेरा नहीं, उसका और उसका नहीं, जैसे शब्दों से पैदा होते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही, उन्होंने कहा। और क्या वह राज्य सबसे सुव्यवस्थित नहीं होगा, जहां ज्यादातर लोग मेरा और मेरा नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए एक ही तरह से करें? बहुत सही, उन्होंने कहा। या फिर वह राज्य जो किसी व्यक्ति की तरह हो, जैसे शरीर में जब किसी की उंगली में चोट लगती है, तो पूरी काया जो आत्मा से जुड़ी होती है, उस दर्द को महसूस करती है। हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को उंगली में दर्द है। यही बात शरीर के किसी भी हिस्से के लिए लागू होती है जो दुख या खुशी महसूस करता है। बिल्कुल सही, उन्होंने जवाब दिया। और मैं मानता हूं कि सुव्यवस्थित राज्य में वैसी ही एकता होगी जैसी आपने बताई। तो जब कोई नागरिक अच्छा या बुरा अनुभव करता है, तो पूरा राज्य उसका दुख खुशी अपना मानेगा और उसके साथ खुश या दुखी होगा? हाँ, उन्होंने कहा। ऐसा ही एक सुव्यवस्थित राज्य में होगा। अब समय है, मैंने कहा, कि हम
अपने राज्य की ओर लौटें और देखें कि हमारी यह व्यवस्था या कोई और सिद्धांत इन मूल बातों से कितना मेल खाता है। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा। हमारे राज्य में भी बाकी राज्यों की तरह शासक और प्रजा हैं, है ना? सही बात, उन्होंने कहा। और सभी एक दूसरे को नागरिक कहेंगे? निश्चित रूप से। लेकिन अन्य राज्यों में लोग अपने शासकों को क्या कहते हैं? आम तौर पर वे उन्हें मालिक कहते हैं, लेकिन प्रजातांत्रिक राज्य में उन्हें शासक कहा जाता है। और हमारे राज्य में नागरिक अपने शासकों को क्या कहेंगे? वे उन्हें रक्षक और सहायक कहेंगे, उन्होंने जवाब दिया। और हमारे शासक अपनी प्रजा को क्या कहेंगे? पालक या भरण पोषण करने वाले। और अन्य राज्यों में प्रजा को क्या कहा जाता है? गुलाम। और अन्य राज्यों में शासक अपने सहयोगियों को क्या कहते हैं? सहशासक। और हमारे राज्य में सह अभिभावक। क्या आपने कभी देखा कि अन्य राज्यों में कोई शासक अपने कुछ साथियों को मित्र कहता है और दूसरों को नहीं? हाँ, अक्सर। और जिसे वह सम्मान देता है और पसंद करता है, उसे मित्र मानता है। और जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं, उसे अजनबी। बिल्कुल। लेकिन क्या हमारा कोई अभिभावक किसी दूसरे अभिभावक को अजनबी मानेगा या कहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे हर उस व्यक्ति को जिससे मिलते हैं अपना भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी या परिवार का हिस्सा मानेंगे। शानदार, मैंने कहा। लेकिन एक सवाल और, क्या ये सिर्फ पारिवारिक नाम होंगे या वे इन नामों के मुताबिक व्यवहार भी करेंगे? मसलन पिता शब्द में पिता का ध्यान, बेटा बेटी के प्रति सम्मान, कर्तव्य और आज्ञाकारिता शामिल होगी, जैसा कानून कहता है। और जो इन कर्तव्यों से मुंह मोड़ेगा, उसे अधर्मी और झूठा माना जाएगा, जो न ईश्वर से न आदमी से कुछ अच्छा पा सकेगा। क्या यही वह शिक्षा नहीं होगी जो बच्चे हर नागरिक से सुनेंगे, जो उनके माता पिता या परिवार के रूप में उनके करीब हों? हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कहा। कुछ और सोचना हास्यास्पद होगा। क्या ये हंसी की बात नहीं होगी कि वे सिर्फ होंठों से पारिवारिक नाम लें, लेकिन उनके मुताबिक काम न करें? तो हमारे शहर में एकता की आवाज किसी और राज्य से ज्यादा गूंजेगी। जैसा मैंने पहले कहा, जब कोई अच्छा या बुरा अनुभव करेगा, तो सभी कहेंगे, यह मेरे साथ अच्छा है या यह मेरे साथ बुरा है। पूर्ण रूप से सही, उन्होंने कहा। और इस तरह की सोच और बोलने से क्या उनके सुख दुख साझा नहीं होंगे? हाँ, और ऐसा ही होगा। और उनकी रुचि एक ही चीज में होगी, जिसे वे मेरा कहेंगे, और इस साझा रुचि से उनका सुख दुख एक होगा। हाँ, बाकी राज्यों से कहीं ज्यादा। और इसका कारण क्या है? अभिभावकों के बीच पत्नियों और बच्चों का साझा होना, जो हमारे राज्य के संविधान का हिस्सा है। यही मुख्य कारण है, उन्होंने कहा। और इस एकता को हम सबसे अच्छा मानते हैं। जैसे हमने राज्य और इसके नागरिकों की तुलना शरीर और इसके अंगों से की थी, जो सुख और दुख को एक साथ महसूस करते हैं। हमने यही माना, और ये बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा। तो पत्नियों और बच्चों का साझा होना हमारे नागरिकों के लिए सबसे अच्छा स्रोत होगा? निश्चित रूप से। और यह उस सिद्धांत से भी मेल खाता है जो हमने पहले कहा था, कि अभिभावकों के पास न अपना घर होगा, न जमीन, न कोई संपत्ति। उनका भोजन अन्य नागरिकों से मिलेगा और उनके पास कोई निजी खर्च नहीं होगा। इससे अभिभावकों का सच्चा चरित्र बना रहेगा। सही बात, उन्होंने जवाब दिया। संपत्ति और परिवार का साझा होना, जैसा मैंने कहा, उन्हें सच्चे अभिभावक बनाता है। वे शहर को मेरा और मेरा नहीं कहकर नहीं बांटेंगे। हर व्यक्ति जो कुछ कमाता है, वह अलग घर, अलग पत्नी, अलग बच्चे
और निजी सुख दुख के लिए नहीं, बल्कि सभी एक ही विचार के होंगे, एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। और चूंकि उनके पास सिर्फ अपने लोग होंगे जिन्हें वे मेरा कह सकें, उनके बीच विवाद और शिकायतों का कोई मतलब नहीं होगा। वे पैसे, बच्चों या रिश्तों की वजह से होने वाली लड़ाइयों से बचे रहेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा। न ही उनके बीच हमले या अपमान के मुकदमे होंगे। बराबर लोग एक दूसरे का समर्थन करेंगे और हम व्यक्तिगत हित को सबसे जरूरी बनाए रखेंगे। ये अच्छा है, उन्होंने कहा। और एक अच्छा कानून यह भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी से लड़ता है, तो वह पहले अपना गुस्सा शांत करेगा और उसे खतरनाक हद तक नहीं बढ़ने देगा। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। बुजुर्गों का कर्तव्य होगा कि वे युवाओं पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर सजा दें। स्पष्ट है, उन्होंने कहा। कोई शक नहीं कि युवा अपने बुजुर्गों के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, न ही उन पर हिंसा करेंगे, जब तक कि शासक उन्हें ऐसा करने का आदेश न दें। वे उन्हें तुच्छ भी नहीं समझेंगे, क्योंकि दो अभिभावक, शर्म और डर, उन्हें रोकेंगे। शर्म उन्हें अपने माता-पिता जैसे लोगों पर हाथ उठाने से रोकेगी, और डर उन्हें यह एहसास दिलाएगा कि उनके भाई, बेटे या पिता उन्हें सजा देंगे। यह सही है, उन्होंने जवाब दिया। तो हर तरह से कानून नागरिकों के बीच शांति बनाए रखने में मदद करेंगे। हाँ, शांति के अलावा और कोई चाहत नहीं होगी। और चूंकि अभिभावक आपस में नहीं लड़ेंगे, बाकी शहर उनके या एक दूसरे के खिलाफ बंटने का खतरा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा। मैं उन छोटी-मोटी बुराइयों का जिक्र भी नहीं करना चाहता, जिनसे वे बचे रहेंगे। जैसे गरीबों द्वारा अमीरों की चापलूसी, परिवार पालने की परेशानी, पैसे कमाने की चिंता, कर्ज लेना, उसे चुकाना, औरतों या गुलामों को पैसे सौंपना। ये सारी बुराइयां इतनी साफ हैं कि इन्हें बताने की जरूरत नहीं। हाँ, उन्होंने कहा। इन्हें समझने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और इन सभी बुराइयों से बचकर उनका जीवन ओलंपिक विजेता की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा सुखी होगा। कैसे? ओलंपिक विजेता सिर्फ अपने पुरस्कार से खुश होता है, लेकिन हमारे नागरिकों को वह सब मिलता है जो सिर्फ उनके लिए सुरक्षित है। उनकी जीत पूरे राज्य की खुशी है। उन्हें सम्मान, उनके बच्चों को सम्मान और एक सुखी जीवन मिलता है। मरने पर उन्हें सम्मानजनक विदाई दी जाती है। क्या आपको याद है, मैंने कहा, हमारी पहले की चर्चा में किसी ने हम पर इल्जाम लगाया था कि हम अपने अभिभावकों को दुखी बना रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होगा। हमने जवाब दिया था कि अगर मौका मिला तो हम इस सवाल पर बाद में विचार करेंगे, लेकिन अभी हमारा मकसद अभिभावकों को सच्चा अभिभावक बनाना है और पूरे राज्य को खुश करना है, न कि किसी एक वर्ग को। हाँ, मुझे याद है, उन्होंने कहा। तो क्या आप कहेंगे कि हमारे रक्षकों का जीवन ओलंपिक विजेता से बेहतर और सम्मानजनक नहीं है? क्या इसे जुलाहे, कलाकार या किसान के जीवन से तुलना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा। लेकिन मैं यहाँ फिर कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने पहले कहा था, अगर कोई अभिभावक ऐसी खुशी की तलाश करता है जो उसे अभिभावक बनने से रोके, तो उसे इस शांत और एकजुट जीवन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह जीवन हमारे विचार में सबसे अच्छा है। अगर वह मूर्खतापूर्ण तरीके से पूरे राज्य को अपना बनाने की कोशिश करता है, तो उसे महान कवि हेसियोड की बात समझनी चाहिए कि आधा पूरे से ज्यादा होता है। अगर वह मुझसे सलाह लेगा, तो मैं कहूंगा, जहां हो वहीं रहो, जब तुम्हें ऐसा जीवन मिल रहा हो। मैं मानता हूं, उन्होंने कहा, पुरुषों और औरतों का जीवन एक जैसा होना चाहिए। जैसा हमने बताया, समान शिक्षा, समान बच्चे, उन्हें शहर में हो या युद्ध में, एक साथ निगरानी करनी चाहिए। कुत्तों की तरह एक साथ शिकार करना चाहिए। हर चीज में, जहां तक संभव हो,
उन्हें एक साथ अच्छा करना चाहिए। ऐसा करके वे सबसे अच्छा करेंगे और यह प्रकृति के खिलाफ नहीं, बल्कि दोनों लिंगों के प्राकृतिक संबंध को बनाए रखेगा। मैं सहमत हूँ, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन एक सवाल बाकी है, मैंने कहा। क्या ऐसा साझा समुदाय संभव है, जैसा अन्य जानवरों में होता है? और अगर हाँ, तो मनुष्यों में यह कैसे संभव होगा? आपने वही सवाल उठाया जो मैं पूछना चाहता था, उन्होंने कहा। युद्ध के मामले में कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा। यह साफ है कि वे एक साथ अभियानों पर जाएंगे। उन्हें अपने मजबूत बच्चों को भी साथ ले जाना चाहिए, जैसे कलाकार अपने बच्चों को काम दिखाने ले जाते हैं, ताकि वे बड़े होने पर अपने कर्तव्यों को समझें। उन्हें युद्ध में मदद करनी होगी और अपने माता-पिता का साथ देना होगा। क्या आपने नहीं देखा कि कुम्हार के बच्चे चाक चलाने से पहले उसे देखते और मदद करते हैं? हाँ, मैंने देखा है, उन्होंने कहा। तो क्या कुम्हार अपने बच्चों को सिखाने और उनके सामने काम दिखाने में हमारे अभिभावकों से ज्यादा सावधान रहते हैं? ये सोचना हास्यास्पद है, उन्होंने कहा। और माता-पिता पर, जैसे अन्य जानवरों में, अपने बच्चों की मौजूदगी का असर होगा। यह उन्हें खतरा उठाने में ज्यादा प्रेरित करेगा। यह बिल्कुल सही है सुकरात, लेकिन अगर वे हार गए, जैसा युद्ध में अक्सर होता है, तो कितना बड़ा खतरा होगा। बच्चे और माता-पिता दोनों खो जाएंगे और राज्य कभी उबर नहीं पाएगा। सही है, मैंने कहा। लेकिन क्या आप उन्हें कभी खतरा उठाने की इजाजत नहीं देंगे? मैं ऐसा नहीं कह रहा। तो अगर वे खतरा उठाने को तैयार हैं और कुछ मौकों पर उससे बच निकलते हैं, तो क्या यह उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा? स्पष्ट है। क्या भावी सैनिकों का युवावस्था में युद्ध देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके लिए कुछ खतरा उठाया जा सके? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला कदम होगा कि बच्चों को युद्ध का दर्शक बनाया जाए। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सुरक्षित रहें। तब सब ठीक होगा। सही बात, उन्होंने कहा। उनके माता-पिता को युद्ध के खतरों से अनजान नहीं रहना चाहिए। उन्हें यह जानना होगा कि कौन सा अभियान सुरक्षित है और कौन सा खतरनाक। ये ठीक है, उन्होंने कहा। और वे उन्हें सुरक्षित अभियानों पर ले जाएं और खतरनाक अभियानों से बचें। सही। और वे उन्हें अनुभवी नेताओं के मार्गदर्शन में भेजेंगे, जो उनके शिक्षक हों। बिल्कुल उचित। लेकिन युद्ध के खतरों को हमेशा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खतरे की संभावना बनी रहती है। सही है। तो हमें बच्चों को ऐसे मौकों के लिए तैयार करना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वे भाग सकें। आपका मतलब क्या है? उन्होंने पूछा। मेरा मतलब है कि हमें उन्हें छोटी उम्र में ही घुड़सवारी सिखानी चाहिए। उन्हें युद्ध का अनुभव घोड़ों पर ले जाना चाहिए। घोड़े जंगी या बहुत तेज नहीं होने चाहिए, लेकिन सरल और तेज दृष्टि देने वाले होने चाहिए। अगर खतरा हो, तो वे अपने अनुभवी नेताओं के पीछे भाग सकें। मुझे लगता है आप सही हैं, उन्होंने कहा। अब युद्ध के समय सैनिकों के आपसी और दुश्मनों के साथ संबंधों की बात करें। मेरा सुझाव है कि जो सैनिक अपना पद छोड़ दे, हथियार फेंक दे या कायरता का कोई काम करे, उसे किसान या कलाकार के पद पर उतार दिया जाए। आप क्या सोचते हैं? मैं पूरी तरह सहमत हूं, उन्होंने कहा। और जो खुद को दुश्मन के हवाले कर दे, वह उनका कानूनी शिकार होगा और वे उसके साथ जो चाहें कर सकें, निश्चित रूप से। लेकिन जो सैनिक अपनी बहादुरी से अलग पहचान बनाए, उसके साथ क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे सेना में अपने युवा साथियों से सम्मान मिलना चाहिए। हर कोई जो उसका उत्तराधिकारी हो, उसे सम्मान दे। आप क्या कहते हैं? मैं सहमत हूं।
और क्या उसे उचित पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? हाँ, मैं इससे भी सहमत हूँ। लेकिन शायद आप मेरे अगले सुझाव से सहमत न हों। वह क्या है? या कि उसे चुंबन देने और चूमे जाने की इजाज़त हो। बिल्कुल सहमत, उन्होंने कहा। और मैं यह भी कहूँगा कि उसे किसी भी व्यक्ति को जिसे वह चूमना चाहे, मना नहीं करना चाहिए। अगर सेना में कोई प्रेमी है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, तो वह पुरस्कार पाने के लिए ज़्यादा साहस दिखाएगा। शानदार, मैंने कहा। और हमने पहले कहा था कि बहादुर व्यक्ति को ज़्यादा पत्नियाँ मिलनी चाहिए और उसे इस मामले में पहला हक होना चाहिए, ताकि उसके जितने संभव हों, उतने बच्चे हों। मैं सहमत हूँ, उन्होंने कहा। और होमर भी कहता है कि साहसी युवाओं को सम्मानित करना चाहिए। जैसे अजक्स को युद्ध में बहादुरी के लिए सम्मान मिला। यह सम्मान उनके जीवन के सबसे अच्छे समय में उनकी प्रशंसा करता है, जो न सिर्फ श्रद्धा, बल्कि एक मजबूत प्रेरणा भी है। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। मैंने कहा, तो इस मामले में होमर हमारे शिक्षक होने चाहिए। हमें भी बलिदान या ऐसे मौकों पर वीरों का उनकी बहादुरी के लिए सम्मान करना चाहिए, चाहे वे पुरुष हों या औरत। उन्हें भेंट, मांस और मदिरा के साथ सम्मानित करना चाहिए। इससे हम उन्हें सम्मान देने के साथ-साथ प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। यह शानदार है, उन्होंने जवाब दिया। हाँ, मैंने कहा। और जब कोई व्यक्ति युद्ध में कीर्ति के साथ मारा जाता है, तो क्या हम यह नहीं कहेंगे कि वह सुनहरे कुल का है? निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। क्या हमें महान कवि हेसियोड की बात नहीं माननी चाहिए, जो कहता है कि मरने वाले वीर पृथ्वी पर अच्छाई के पवित्र दूत हैं, बुराई से दूर और अच्छाई के रक्षक? हाँ, हम उनकी बात मानते हैं, उन्होंने कहा। हम ईश्वर से सीखें कि स्वर्गीय और वीर व्यक्तियों को कैसे सम्मान देना है और क्या विशेष सम्मान देना चाहिए। उनके अनुसार हम क्या करें? हर तरह से, उन्होंने कहा। और आने वाली पीढ़ियों में हम उनका आदर करेंगे और उनकी कब्रों पर सिर झुकाएंगे, न सिर्फ वीरों की, बल्कि हर उस व्यक्ति की जिसे असाधारण रूप से अच्छा माना जाए, चाहे वे अपनी उम्र में मरे हों या किसी और तरह से। क्या वे एक जैसे सम्मान के हकदार नहीं होंगे? यह बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा। अब हमारे सैनिक अपने दुश्मनों के साथ कैसे व्यवहार करें, इस बारे में क्या कहेंगे? किस संदर्भ में? सबसे पहले गुलामी के बारे में। क्या आपको लगता है कि यूनानी किसी यूनानी राज्य को गुलाम बनाए या दूसरों को ऐसा करने दें अगर वे रोक सकते हों? क्या उनकी परंपरा उन्हें इस खतरे से नहीं बचाएगी कि एक दिन पूरी यूनानी नस्ल जंगलियों की गुलाम बन जाए? उन्हें बचाना ही बेहतर है, उन्होंने कहा। तो कोई भी यूनानी उनके द्वारा गुलाम नहीं बनाया जाएगा। यह नियम उन्हें मानना होगा और दूसरों को भी इसका पालन करने की सलाह देनी होगी। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। इससे वे जंगलियों के खिलाफ एकजुट रहेंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। और हत्या के बारे में, विजेता को सिर्फ दुश्मन का कवच लेना चाहिए और कुछ नहीं। क्या लूटपाट से युद्ध के अभ्यास और अभियान कमजोर नहीं होते? कायर मौत के डर से छिपते हैं और दिखावा करते हैं कि वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कई सेनाएं लूट के लालच में पहले भी नष्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। और शवों को लूटना, उनके साथ क्रूरता करना या कोई नीच हरकत करना अनुचित नहीं है। जब असली दुश्मन भाग चुका हो और सिर्फ अपना युद्ध सामान छोड़ गया हो, तो क्या कुत्ते की तरह उस सामान से झगड़ना चाहिए, जैसे वह पत्थर से लड़ता है जो उस पर फेंका गया हो? बिल्कुल कुत्ते जैसा, उन्होंने कहा। तो हमें शवों को लूटने या उनके दफन में रुकावट डालने से बचना चाहिए। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। यह पूरी तरह निश्चित है। नहीं, हमें यूनानियों के हथियारों को देवताओं के मंदिर में चढ़ाना चाहिए।
अगर हम यूनानियों के बीच अच्छी भावना रखना चाहते हैं, अपने ही लोगों की लूट को मंदिर में चढ़ाना अपवित्र है, जब तक कि ईश्वर स्वयं इसका आदेश न दे। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। और यूनानी क्षेत्र को नष्ट करना या घर जलाना, यह कैसा व्यवहार होना चाहिए? मुझे आपके विचार सुनने का मौका दीजिए, उन्होंने कहा। मेरे विचार में इन दोनों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ वार्षिक कर लूँगा और कुछ नहीं। क्या मैं आपको बताऊँ क्यों? बताइए, उन्होंने कहा। क्योंकि विवाद और युद्ध में फ़र्क है। इनकी प्रकृति अलग है। एक आंतरिक और घरेलू है, दूसरा बाहरी और विदेशी। पहला विवाद है और दूसरा युद्ध। यह बहुत उचित भेद है, उन्होंने जवाब दिया। क्या हमने यह नहीं देखा कि यूनानी आपस में खून और दोस्ती के रिश्ते से जुड़े हैं, जो जंगलियों के लिए पराये हैं? बिल्कुल, उन्होंने कहा। तो जब यूनानी जंगलियों से लड़ते हैं या जंगली यूनानियों से, तो यह युद्ध है। वे स्वाभाविक दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन जब यूनानी आपस में लड़ते हैं, तो यूनान अव्यवस्था और असहमति की स्थिति में है। वे स्वाभाविक मित्र हैं और ऐसी शत्रुता को विवाद कहते हैं। मैं सहमत हूँ, उन्होंने कहा। विचार करें, मैंने कहा। जब विवाद होता है और शहर बँट जाता है, अगर दोनों पक्ष एक दूसरे की जमीन नष्ट करें और घर जलाएं, तो ये कितना खराब होगा। कोई भी देशभक्त अपनी मातृभूमि को बांटना नहीं चाहेगा। विजेता हारे हुए को उसकी फसल से वंचित कर सकता है, लेकिन उसके मन में सुलह का विचार होगा। वह हमेशा लड़ाई नहीं चाहेगा। हाँ, उन्होंने कहा, यह दूसरों से बेहतर तरीका है। और हमारा शहर यूनानी शहर होगा, है ना? बिल्कुल, उन्होंने जवाब दिया। तो क्या इसके नागरिक अच्छे और सभ्य नहीं होंगे? हाँ, बहुत सभ्य। और क्या वे हिलास से प्यार नहीं करेंगे? इसे अपना मानेंगे और इसके मंदिरों में हिस्सा लेंगे? निश्चित रूप से। तो उनके बीच का कोई झगड़ा सिर्फ विवाद होगा, मित्रों के बीच का झगड़ा, न कि युद्ध। बिल्कुल, वे दोस्ताना तरीके से सुधार करेंगे, न कि शत्रु की तरह गुलाम बनाएंगे या नष्ट करेंगे। ठीक ऐसा ही, उन्होंने कहा। और चूंकि वे यूनानी हैं, वे हेलास को उजाड़ेंगे नहीं, न ही घर जलाएंगे, न ये मानेंगे कि पूरा शहर, पुरुष, औरतें, बच्चे उनके दुश्मन हैं। वे जानते हैं कि युद्ध के लिए कुछ ही लोग जिम्मेदार होते हैं और बाकी उनके मित्र हैं। इसीलिए वे उनकी जमीन बर्बाद नहीं करेंगे, न ही घर पूरी तरह नष्ट करेंगे। उनकी शत्रुता तब तक रहेगी जब तक कुछ अपराधियों को बहुत से निर्दोषों की सजा न भुगतनी पड़े। मैं मानता हूं, उन्होंने कहा, हमारे नागरिकों को अपने यूनानी शत्रुओं के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए और जंगलियों के साथ वैसा जैसा यूनानी अब तक आपस में करते आए हैं। तो क्या हम ये कानून बनाएं कि हमारे अभिभावक यूनानियों की जमीन न उजाड़ेंगे, न उनके घर जलाएंगे? हाँ, और यह भी माने कि यह हमारे पिछले नियमों की तरह उचित है। लेकिन सुकरात, उन्होंने कहा, अगर मैं आपको इस रास्ते पर जाने दूं, तो आप उस सवाल को भूल जाएंगे जिसे हमने शुरू में छोड़ दिया था। क्या यह व्यवस्था संभव है? और अगर हाँ, तो कैसे? मैं पूरी तरह मानता हूं कि अगर यह योजना लागू हो जाए, तो यह राज्य के लिए हर तरह से अच्छा होगा। मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि आपके नागरिक सबसे साहसी योद्धा होंगे। वे कभी अपनी जिम्मेदारी छोड़कर नहीं भागेंगे, क्योंकि वे एक दूसरे को जानते हैं और सभी को पिता, भाई या बेटा कहेंगे। अगर औरतें भी सेना में हों, चाहे समान पद पर हों या सहायक के रूप में, तो वे पूरी तरह अजेय होंगे। और कई घरेलू फायदे भी हैं, जिन्हें मैं बता सकता हूँ। मैं इन सभी फायदों को मानता हूँ, लेकिन अगर यह राज्य संभव है, तो हमें इसकी संभावना और तरीके पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सब छोड़ दें। आपने मुझे भटकने से रोक दिया, मैंने हंसते हुए कहा।
और बिना दया के मेरे पीछे पड़ गए। मैंने मुश्किल से पहली और दूसरी लहर पार की और आप नहीं देख रहे कि आप मुझे तीसरी और सबसे बड़ी लहर की ओर ले जा रहे हैं। जब आप इसे सुन लेंगे, तो शायद आप मेरी झिझक को समझेंगे। यह प्रस्ताव इतना अनोखा है कि इसमें डर और हिचक स्वाभाविक है। आप जितना चाहें बहाने बनाएं, उन्होंने कहा, लेकिन हमें बताएं कि यह राज्य कैसे संभव है। अभी बताएं। मैंने कहा, पहले यह याद दिलाना चाहता हूं कि हम यहाँ न्याय और अन्याय की खोज में पहुंचे थे। सही बात, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन इसका क्या मतलब? मैंने कहा, मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम न्याय को खोज लें, तो क्या हमें यह जरूरी समझना चाहिए कि न्याय संगत व्यक्ति पूरी तरह से न्याय करता हो? या क्या हमें इससे संतुष्ट होना चाहिए कि वह उच्च स्तर का न्याय करता है, जो दूसरों में भी पाया जा सकता है? लगभग काफी है, उन्होंने जवाब दिया। हम पूर्ण रूप से न्याय और न्याय संगत व्यक्ति के चरित्र की और अन्याय और अन्यायी व्यक्ति की खोज कर रहे थे। हमारा मकसद यह देखना था कि ये हमें सुख और शांति की ओर ले जाते हैं या अशांति की ओर, और उसी के आधार पर हम उनके जैसा बने। लेकिन ये नहीं कि ये वास्तविक रूप से मौजूद हों। सही बात, उन्होंने कहा। क्या कोई चित्रकार बुरा होगा अगर वह एक आदर्श सुंदर व्यक्ति की तस्वीर बनाए, लेकिन यह साबित न कर सके कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में मौजूद हो सकता है? नहीं, वह बुरा नहीं होगा, उन्होंने कहा। तो क्या हम भी एक आदर्श राज्य का चित्र नहीं बना रहे हैं? निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। और क्या हमारे सिद्धांत कमजोर हो जाते हैं अगर हम यह साबित न कर सकें कि ऐसा शहर वैसा ही सुव्यवस्थित हो सकता है जैसा हमने बताया? बिल्कुल नहीं, उन्होंने जवाब दिया। ये सही है, मैंने कहा। लेकिन अगर आपके अनुरोध पर मैं यह दिखाने की कोशिश करूं कि यह कैसे और किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा संभव है, तो मैं चाहता हूं कि आप पहले दी गई अपनी सहमति को दोहराएं। कौन सी सहमति? मैं जानना चाहता हूं, क्या भाषा में व्यक्त आदर्श वास्तविकता में पूरी तरह संभव हो सकते हैं? क्या शब्द वास्तविकता से ज्यादा व्यक्त नहीं करते? और क्या मनुष्य हमेशा सत्य से थोड़ा परे नहीं सोचता? आप क्या कहते हैं? मैं सहमत हूं, उन्होंने कहा। तो आप मुझसे यह सिद्ध करने की जिद न करें कि वास्तविक राज्य हमारे आदर्श से हर तरह से एक जैसा होगा। अगर हम यह दिखा सकें कि कोई शहर हमारे प्रस्ताव के सबसे करीब शासित हो सकता है, तो आप मान लेंगे कि हमने वह संभावना खोज ली है जिसकी आप मांग कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मैं इससे संतुष्ट होऊंगा। आप नहीं होंगे? हाँ, मैं भी संतुष्ट होऊंगा, उन्होंने कहा। अब मुझे यह दिखाने दें कि मौजूदा राज्यों में क्या कमी है जो उनके कुप्रशासन का कारण है, और सबसे छोटा बदलाव क्या हो सकता है जो उन्हें सत्य की अवस्था में ले जाए। अगर संभव हो तो सिर्फ एक बदलाव, वरना दो, लेकिन बदलाव कम से कम और न्यूनतम हो। निश्चित रूप से, उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा, मुझे लगता है कि सिर्फ एक बदलाव से हम राज्य को सुधार सकते हैं। हालांकि यह बदलाव छोटा या आसान नहीं है, लेकिन संभव है। वह क्या है? उन्होंने पूछा। अब मैं उस सबसे बड़ी लहर का सामना करने जा रहा हूं, मैंने कहा। यह बदलाव इतना बड़ा है कि मेरे शब्द हंसी और असहमति को आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान दें। आगे बढ़ें, उन्होंने कहा। मैंने कहा, जब तक दार्शनिक राजा न बने या इस दुनिया के राजा और शासक दर्शन को सच्चे मन से अपनाएं, और राजनीति की शक्ति और दर्शन की बुद्धि एक में न मिले, और उन लोगों को जो सिर्फ सत्ता या सिर्फ ज्ञान की चाहत रखते हैं बाहर न किया जाए, तब तक शहर अपनी बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते, न ही मानव जाति, जैसा मैं मानता हूं। तभी हमारा यह राज्य दिन के उजाले में साकार हो सकता है। यही वह विचार है, मेरे प्यारे ग्लोकॉन, जिसे कहने में मैं हिचक रहा था, क्योंकि यह इतना अनोखा है
कि मुझे डर है कि लोग इसे सुनकर मुझ पर हंसेंगे या मुझसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। सुकरात, आपने क्या कहा? उन्होंने कहा। आपके ये शब्द ऐसे हैं कि बहुत से लोग, यहाँ तक कि सम्मानित लोग भी, अपनी आस्तीन न चढ़ाकर जो कुछ हाथ लगे उसे लेकर आप पर हमला करने को तैयार हो जाएंगे। अगर आप जवाब तैयार नहीं रखते तो वे आपको बारीकी से काट छांट देंगे। आपने मुझे फंसा लिया, मैंने हंसते हुए कहा। और मैंने सही किया, उन्होंने कहा। लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको शुभकामनाएं और सलाह दूंगा, और शायद मैं दूसरों से बेहतर जवाब दे सकूं। अब इस मदद के साथ आप उन लोगों को समझाएं जो आपकी बात नहीं मानते कि आप सही हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैंने कहा, क्योंकि आपने इतनी बड़ी मदद का वादा किया है। अगर हमें बचने का मौका मिले तो हमें यह समझाना होगा कि दार्शनिकों को ही राज्य का शासन करना चाहिए। तब हम अपना बचाव कर पाएंगे। हमें यह दिखाना होगा कि कुछ लोग दार्शनिक और शासक बनने के लिए पैदा होते हैं, और बाकी जो दर्शन के लिए नहीं बने, उन्हें अनुयायी बनना चाहिए, न कि नेता। तो अब दार्शनिक को परिभाषित करें, उन्होंने कहा। मेरे पीछे आइए, मैंने कहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको संतुष्ट करने वाला जवाब दे सकूं। आगे बढ़ें, उन्होंने कहा। मैंने कहा, मुझे लगता है आपको याद होगा, और मुझे इसे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि एक प्रेमी, अगर वह अपने नाम के लायक है, तो सिर्फ अपने प्रिय के एक हिस्से से नहीं, बल्कि पूरे से प्यार करेगा। मैं समझा नहीं, उन्होंने कहा। कृपया मेरी याददाश्त ताज़ा करें, मैंने कहा। कोई दूसरा शायद आप जैसा जवाब देता, लेकिन जो व्यक्ति आपके जैसे उत्साह से जीता हो, वह समझेगा। जो प्रेमी युवावस्था में या किसी और कारण से दुख या पीड़ा से गुजरता है, उसे प्रेम के लायक माना जाता है। उदाहरण के लिए, छपटी नाक को आप मोहक कहते हैं, कांटेदार नाक को शाही, और जो बीच की हो उसे सुंदर। गहरा रंग मर्दाना है, गोरा रंग देवताओं का। और शहद की गोली जैसे चेहरों को, जो प्रेमी की नज़र में प्यारे हैं, आप क्या कहेंगे? प्रेमी हर बहाना बनाता है और कुछ भी कहता है, ताकि युवावस्था का कोई फूल न छूटे। अगर आप मुझे प्रेम के मामले में तर्क करने की इजाज़त दें, तो मैं मानता हूँ, उन्होंने कहा। और शराब के प्रेमी के बारे में क्या कहेंगे? क्या वे भी हर बहाने से शराब पीने को तैयार नहीं रहते? बिल्कुल, उन्होंने कहा। और यही बात महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए सच है। अगर वह बड़ी सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता, तो छोटी टुकड़ी को ही संभालना चाहता है। अगर उसे बड़े लोगों से सम्मान ना मिले, तो छोटे या औसत लोगों से ही खुश हो जाता है। लेकिन उसे किसी न किसी तरह का सम्मान चाहिए। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। तो एक बार फिर पूछता हूँ, जो सम्मान चाहता है, वह सिर्फ उसके एक हिस्से की चाहत रखता है या पूरे की? पूरे की, उन्होंने कहा। तो क्या हम नहीं कह सकते कि दार्शनिक भी ज्ञान का प्रेमी है, न कि सिर्फ उसके एक हिस्से का, बल्कि पूरे का? हाँ, पूरे का, उन्होंने कहा। और जो सीखना नहीं चाहता, खासकर युवावस्था में, जब वह अच्छे बुरे को परख सकता है, उसे हम दार्शनिक या ज्ञान का प्रेमी नहीं कह सकते। जैसे जो खाना खाने से मना करता है, उसे भूखा नहीं कह सकते। वह कमजोर भूख वाला है, न कि अच्छी भूख वाला। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। लेकिन जो हर तरह के ज्ञान में रुचि रखता है, जो सीखने के लिए उत्सुक है और कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हम सच्चा दार्शनिक कह सकते हैं, है ना? ग्लॉकॉन ने कहा। अगर जिज्ञासा ही दार्शनिक बनाती है, तो आप बहुत से अजीब लोगों को यह उपाधि देते हुए पाएंगे। दृश्यों के प्रेमी, जो नई चीजें देखना चाहते हैं, और संगीत के प्रेमी, जो हर प्रदर्शन में शोर मचाते हैं, क्या वे भी दार्शनिक होंगे? वे तो दर्शन की चर्चा से बचते हैं, लेकिन त्योहारों में शोर मचाने को तैयार रहते हैं। क्या हम हर जिज्ञासु व्यक्ति को या किसी छोटी कला के जानकार को दार्शनिक कहेंगे? नहीं, मैंने जवाब दिया। वे सिर्फ नकल करने वाले हैं। तो असली दार्शनिक कौन है?
उन्होंने पूछा। वह जो सत्य के दर्शन से प्यार करता है, मैंने कहा। यह भी ठीक है, उन्होंने कहा। लेकिन आपका मतलब क्या है? दूसरे को शायद समझाने में मुझे मुश्किल हो, मैंने कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे इस प्रस्ताव को मानेंगे। क्या प्रस्ताव? यह कि सुंदरता और क्रूरता एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए वे दो हैं। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। और अगर वे दो हैं, तो प्रत्येक अपने आप में एक है? हाँ, सही है। और उचित और अनुचित, अच्छा और बुरा, हर चीज में यही बात लागू होती है। प्रत्येक अपने आप में एक है, लेकिन कर्मों, चीजों और एक दूसरे के साथ मिलने पर वे कई तरह से दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। यही फर्क है, मैंने कहा, जो मैं दृश्य प्रेमियों, कला प्रेमियों और व्यावहारिक लोगों के बीच और सच्चे दार्शनिकों के बीच देखता हूं। आप उन्हें कैसे अलग करते हैं? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, दृश्य और संगीत के प्रेमी, जैसा मैं मानता हूं, सुंदर स्वरों, रंगों और उनसे बनी चीजों में रुचि रखते हैं, लेकिन उनका दिमाग परम सुंदरता को देखने या उससे प्यार करने में असमर्थ है। सही बात, उन्होंने कहा। और बहुत कम लोग हैं जो परम सुंदरता को देख सकते हैं। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। जिन्हें सुंदर चीजों की समझ है, लेकिन परम सुंदरता की नहीं, या जो उसकी ओर ले जाए जाने पर भी उसका पीछा नहीं कर सकते। क्या वे जाग रहे हैं या सिर्फ सपने देख रहे हैं? सोचिए, क्या सपने देखना ये नहीं है कि कोई नकल को असली चीज समझ ले? मैं कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति सपने देख रहा है, उन्होंने कहा। लेकिन जो परम सुंदरता के अस्तित्व को मानता है और विचार को वस्तु से अलग कर सकता है, जो न तो विचार को वस्तु समझता है, न ही वस्तु को विचार, क्या वह सपने देख रहा है या जाग रहा है? वह जाग रहा है, उन्होंने कहा। और क्या हम नहीं कह सकते कि जो जानता है उसके पास ज्ञान है, और जो सिर्फ राय देता है उसके पास सिर्फ राय है? निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। लेकिन अगर कोई हमसे लड़ता है और हमारे तर्क से असहमत होता है, तो क्या हम उसे दोस्ताना तरीके से समझाएंगे या बिना सबूत के कहेंगे कि उसकी सोच में कोई खोट है? हमें उसे अच्छी सलाह देनी चाहिए, उन्होंने कहा। तो आइए हम उसे कुछ कहने की कोशिश करें। क्या हम यह कहकर शुरू करें कि हमें उसके किसी भी ज्ञान का स्वागत है और हम खुश हैं कि उसके पास ज्ञान है, लेकिन हम उससे पूछेंगे, क्या वह कुछ जानता है या नहीं? आप उसके लिए जवाब दें। मैं कहूंगा कि वह कुछ जानता है। क्या वह कुछ ऐसा जानता है जो है या जो नहीं है? जो है, क्योंकि जो नहीं है उसे कैसे जान सकता है? मैंने कहा, क्या हम पूरी तरह निश्चित हैं कि जो पूर्ण रूप से अस्तित्व में है वह पूर्ण रूप से जाना जा सकता है, और जो बिल्कुल अस्तित्व में नहीं है वह बिल्कुल नहीं जाना जा सकता? इससे ज्यादा निश्चित कुछ नहीं, उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो न तो पूरी तरह है और न ही पूरी तरह नहीं है, तो क्या हम उसे अस्तित्व और गैर अस्तित्व के बीच में रख सकते हैं? हाँ, उनके बीच में, उन्होंने कहा। और जैसे ज्ञान अस्तित्व से जुड़ा है और अज्ञान गैर अस्तित्व से, तो क्या हमें उस बीच की चीज के लिए, जो न तो पूरी तरह है न पूरी तरह नहीं है, ज्ञान और अज्ञान के बीच की कोई चीज खोजनी चाहिए? निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। क्या हम मानते हैं कि राय का अस्तित्व है? बिल्कुल, उन्होंने कहा। क्या यह ज्ञान के समान है या कोई दूसरी योग्यता? यह दूसरी योग्यता है, उन्होंने जवाब दिया। तो राय और ज्ञान अलग अलग योग्यताएं होने के कारण अलग अलग विषयों से जुड़ी होंगी? हाँ, उन्होंने कहा। और ज्ञान अस्तित्व से जुड़ा है
और वह अस्तित्व की प्रकृति को जानता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें एक भेद करना होगा। कौन सा भेद? मैं योग्यताओं को एक वर्ग में रखकर शुरू करना चाहता हूँ। योग्यता वह शक्ति है जो हम में और हर चीज में होती है, जिससे हम वह करते हैं जो करना चाहते हैं। जैसे देखना और सुनना। मैं इन्हें योग्यता कहता हूँ। क्या मैंने उस वर्ग को स्पष्ट कर दिया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ? हाँ, मैं अच्छे से समझ गया, उन्होंने कहा। तो मुझे योग्यताओं के बारे में अपना दृष्टिकोण बताने दें। मैं उन्हें आकार, रंग या ऐसी चीज़ों से अलग नहीं करता जो मुझे देखने में मदद करें। मैं सिर्फ उनके प्रभाव और परिणाम देखता हूँ। जिनका प्रभाव और परिणाम एक जैसा है, उन्हें मैं एक ही योग्यता कहता हूँ, और जिनका प्रभाव और परिणाम अलग है, उन्हें अलग। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? हाँ, उन्होंने कहा। और एक सवाल का जवाब दें। क्या आप कहेंगे कि ज्ञान एक योग्यता है, या आप इसे किसी और वर्ग में रखेंगे? निश्चित रूप से ज्ञान एक योग्यता है, और सभी योग्यताओं में सबसे शक्तिशाली, उन्होंने कहा। और राय, क्या वह भी योग्यता है? हाँ, उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि राय वह है, हाफंग्य, जिससे हम अपनी सोच बनाते हैं। लेकिन आपने अभी माना कि ज्ञान और राय एक समान नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा, क्योंकि कोई तार्किक व्यक्ति उस चीज को जो गलती नहीं करती, उससे अलग कैसे मान सकता है जो गलती कर सकती है? ये एक शानदार जवाब है, मैंने कहा, जो दिखाता है कि हम उनके बीच भेद करने में पूरी तरह सजग हैं। हाँ, उन्होंने कहा। तो ज्ञान और राय अलग-अलग शक्तियां होने के कारण अलग-अलग विषयों से जुड़ी होंगी? यह निश्चित है, उन्होंने कहा। अस्तित्व ज्ञान का विषय है, और ज्ञान उसकी प्रकृति को जानता है। हाँ, उन्होंने कहा। और राय का होना यानी राय रखना है। हाँ, उन्होंने कहा। क्या हम राय से कुछ जानते हैं, या राय का विषय वही है जो ज्ञान का विषय है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया। यह तो पहले ही खारिज हो चुका है। अगर अलग-अलग योग्यताओं का मतलब अलग-अलग विषय हैं, और जैसा हमने कहा, ज्ञान और राय अलग योग्यताएं हैं, तो उनका विषय एक नहीं हो सकता। तो अगर अस्तित्व ज्ञान का विषय है, तो राय का विषय कुछ और होगा। हाँ, कुछ और, उन्होंने कहा। क्या राय का विषय गैर अस्तित्व है? या बल्कि गैर अस्तित्व के बारे में राय कैसे हो सकती है? सोचिए, जब किसी के पास राय होती है, तो क्या वह किसी चीज के बारे में नहीं होती? क्या कोई ऐसी राय रख सकता है जो किसी चीज के बारे में ना हो? यह असंभव है, उन्होंने कहा। तो जिसके पास राय है, वह किसी चीज के बारे में राय रखता है। हाँ, उन्होंने कहा। और गैर अस्तित्व कोई चीज नहीं है, बल्कि सही मायने में कुछ भी नहीं है। सही बात, उन्होंने कहा। तो अज्ञान का संबंध गैर अस्तित्व से है, और ज्ञान का संबंध अस्तित्व से। सही, उन्होंने कहा। तो राय न तो अस्तित्व से संबंधित है, न ही गैर अस्तित्व से। नहीं, किसी से भी नहीं, उन्होंने कहा। और क्या राय न तो ज्ञान है, न ही अज्ञान? यह सही लगता है, उन्होंने कहा। क्या राय ज्ञान से ज्यादा स्पष्ट है, या अज्ञान से ज्यादा अस्पष्ट? न तो एक, न दूसरा, उन्होंने कहा। तो क्या आपको राय ज्ञान से कमजोर और अज्ञान से बेहतर लगती है? हाँ, दोनों तरह से, उन्होंने कहा। और यह उनके बीच में है? हाँ, उन्होंने कहा। तो राय बीच की चीज है? कोई सवाल ही नहीं, उन्होंने कहा। लेकिन क्या हमने पहले नहीं कहा था कि अगर कोई चीज ऐसी मिले जो न तो पूरी तरह अस्तित्व में हो, न पूरी तरह गैर अस्तित्व में,
तो वह अस्तित्व और गैर अस्तित्व के बीच होगी, और उसका समकक्ष, जो न ज्ञान है न अज्ञान, वह भी उनके बीच होगा। सही बात, उन्होंने कहा। और अब हमें वह चीज मिली है जिसे हम राय कहते हैं। हाँ, मिली है, उन्होंने कहा। अब हमें वह विषय खोजना है जो न तो पूरी तरह अस्तित्व में है, न पूरी तरह गैर अस्तित्व में, और न ही इसे शुद्ध रूप से एक या दूसरा कहा जा सकता है। जब हम इसे खोज लेंगे तो हम इसे राय का विषय कह सकते हैं, और प्रत्येक को उसकी उचित योग्यता सौंप सकते हैं। चरम को चरम योग्यता, और बीच वाले को बीच वाली योग्यता। सही बात, उन्होंने कहा। इस आधार पर मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं जो मानता है कि कोई परम या अपरिवर्तनशील सत्य नहीं है, और जो सुंदरता को कई रूपों में देखता है। वह जो सुंदर दृश्यों का प्रेमी है और यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सुंदरता एक है, सत्य एक है, या कोई भी चीज एक है। मैं उससे पूछता हूं, क्या आप इतने दयालु होंगे कि हमें बताइए, क्या कोई सुंदर चीज ऐसी है जिसमें कोई क्रूरता ना हो, या कोई सत्य ऐसा जिसमें कुछ असत्य ना हो, या कोई पवित्र चीज ऐसी जिसमें कुछ अपवित्र ना हो? नहीं, उन्होंने जवाब दिया। सुंदर चीजें कुछ दृष्टिकोण से कुरूप भी हो सकती हैं, और यही बाकी चीजों के लिए भी सच है। और क्या वह चीज जो एक साथ दो गुना भी है और आधी भी? किसी चीज के लिए दो गुना और किसी के लिए आधी, क्या वह पूरी तरह एक या दूसरी है? बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। और जो चीजें बड़ी और छोटी, भारी और हल्की कहलाती हैं, क्या उन्हें इन विपरीत नामों से नहीं पुकारा जाता? हाँ, उन्होंने कहा। उनके साथ हमेशा विपरीत नाम जुड़े रहते हैं। तो क्या ऐसी चीजें जो इन नामों से पुकारी जाती हैं पूरी तरह वही हैं जो कहा जाता है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया। वे एक पहेली की तरह हैं, जैसे भोज में बच्चों से पूछा जाता है कि हिजड़ा मर्द है या औरत। ये चीजें भी ऐसी ही पहेली हैं, न तो पूरी तरह है, न पूरी तरह नहीं है, न दोनों, न कोई भी। तो इनका क्या करें? मैंने कहा। क्या इन्हें अस्तित्व या गैर अस्तित्व से बेहतर जगह मिल सकती है? क्योंकि ये न तो पूरी तरह अंधेरे में है, न पूरी तरह गैर अस्तित्व में, और न ही पूरी तरह प्रकाश में, न पूरी तरह अस्तित्व में। यह बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा। तो हमने पाया कि जो कई चीजें सुंदरता या अन्य गुणों को लेकर बहुमत बनाती हैं, वे अस्तित्व और गैर अस्तित्व के बीच की राह में हैं। हाँ, हमने पाया, उन्होंने कहा। और क्या हमने पहले नहीं माना था कि ऐसी चीजें जो इस तरह की हों, राय का विषय होंगी, न कि ज्ञान का? और यह बीच का अस्तित्व राय की बीच वाली योग्यता से पकड़ा जाता है। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। तो जो लोग कई सुंदर चीजें देखते हैं लेकिन परम सुंदरता को नहीं, और जो मार्गदर्शन के बावजूद सत्य की ओर नहीं बढ़ सकते, क्या उनके पास राय है लेकिन ज्ञान नहीं? यह निश्चित है, उन्होंने कहा। लेकिन जो लोग परम, अनंत और अपरिवर्तनशील सत्य को देखते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि उनके पास ज्ञान है, न कि सिर्फ राय? इसका खंडन नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा। तो एक समूह ज्ञान के विषयों से प्यार करता है और दूसरा राय के विषयों से। क्या आपको याद है, मैंने कहा था कि कुछ लोग सुंदर स्वरों और रंगों से मोहित होते हैं लेकिन परम सुंदरता को बर्दाश्त नहीं कर सकते? हाँ, मुझे याद है, उन्होंने कहा। क्या हम गलती करेंगे अगर हम उन्हें राय के प्रेमी कहें, न कि ज्ञान के प्रेमी? और क्या वे हम पर नाराज होंगे अगर हम उन्हें ऐसा कहें? मैं उनसे कहूंगा कि सत्य पर नाराज नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन जो हर चीज में सत्य से प्यार करते हैं, उन्हें क्या हम ज्ञान के प्रेमी यानी दार्शनिक कह सकते हैं, न कि राय के प्रेमी? निश्चित रूप से, उन्होंने जवाब दिया।